जी सर, आपका माइक ऑफ है। So yesterday we have discussed about what is the machine learning, life cycle of machine learning, and the types of the machine learning. So today we'll start with the first machine learning algorithm, that is the most simplest one algorithm, linear regression, which is under the category of the supervised learning. This is a type of a supervised learning. हमने कल तीन तरह की लर्निंग की थी। एक तो हमने सुपरवाइज की थी, सेकेंड हमने अनसुपरवाइज की थी, और थर्ड हमने री की थी। तीनों में डिफरेंस बताया था मैंने, किसके अंदर आपके पास इनपुट कॉलम भी होगा और आउटपुट कॉलम भी होगा। इसके अंदर ओनली इनपुट कॉलम होगा, आउटपुट कॉलम नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर दोनों होंगे। इसके अंदर इनपुट कॉलम भी नहीं होगा और आउटपुट कॉलम भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, तो जो हम पहले आज अपनी एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग। तो इसके अंदर हम हमारी जो फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज द लीनियर रिग्रेशन के जो टाइप्स हैं, वो दो टाइप से आप एल्गोरिथम पढ़ते हो। द फर्स्ट इज योर रिग्रेशन एल्गोरिथम एंड सेकेंड इज योर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आपको कौन सी एल्गोरिथम कौन सी डेटा सेट के ऊपर लगानी है। ठीक है, सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसे पहचानोगे आपकी ये प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो आप उसका क्या चेक करोगे, उसका आउटपुट कॉलम चेक करोगे। इफ द आउटपुट कॉलम इज कंटेनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इफ द आउटपुट इज कंटेनिंग द कैटेगोरिकल वैल्यू, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो अलग अलग तरीके से अप्रोचेबल है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो एल्गोरिथम है वो अलग अलग है। अगर आप रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम पे क्लासिफिकेशन वाली एल्गोरिथम लगा दोगे तो रिजल्ट आपके खराब आएंगे, रिग्रेशन पे क्लासिफिकेशन लगा दोगे तब भी रिजल्ट खराब आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने डेटा सेट की नेचर नेचर देख के उसको पहचानना है कि वो एल्गोरिथम जो है वो किस टाइप से है। ठीक है, आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो डेटा सेट होगा उसके अंदर दो कॉलम्स होंगे, एक होगा आपका इनपुट कॉलम, एक होगा आपका आउटपुट कॉलम। ठीक है, इनपुट कॉलम कैन बी मल्टीपल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट कॉलम आपका सिंगल होगा। तो जब आपके पास आउटपुट कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है एम्प्लॉई का, उसके बेस पे आप उसकी सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस 5 6 7 8, तो जो सैलरी कॉलम है दैट इज कंटेनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, 50,000 60,000 70,000 80,000। तो ये जो आपका आउटपुट कॉलम है, इसके अंदर अगर वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकल है, तो ये आपकी किस तरह की प्रॉब्लम है, ये आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपके पास आउटपुट कॉलम के अंदर आपके पास कॉलम है स्टूडेंट के, आपके पास सीजीपी है उसके टोटल। ठीक है, और उसके बेस पे आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि स्टूडेंट की प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल सीजीपी 8.9 है, 8.1 है, 6.2 है। ठीक है, तो इसके सीजीपी के बेस पे यू हैव टू प्रिडिक्ट वेदर द स्टूडेंट कैन प्लेस्ड और नॉट। तो इसमें येस और नो आप बताइए कि प्लेसमेंट होगी या फिर प्लेसमेंट नहीं होगी। तो जो आपके पास ये वाली कैटेगरीज हैं, दिस इज अ कैटेगोरिकल डेटा, जहाँ पे आपके पास आउटपुट कॉलम, दिस इज योर आउटपुट कॉलम, और ये आपका क्या इनपुट कॉलम। ठीक है, इनपुट के बेस पे आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो अगर आपके पास आउटपुट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो कैटेगोरिकल है, तो आपके पास ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दो तरह से प्रॉब्लम है आपके पास, या तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो जो हम आज अपनी पहली एल्गोरिथम पढ़े दैट इज लीनियर रिग्रेशन, तो आपको यहाँ रिग्रेशन वर्ड देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास जो भी डेटा सेट होगा इस एल्गोरिथम के अंदर, उसके अंदर आउटपुट कॉलम आपका हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा आपका डेटा सेट किस तरह किस नेचर का डेटा सेट है आपका। ठीक, द फर्स्ट एल्गोरिथम विल स्टार्ट इज अ लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। सबसे पहले इसका जो मतलब देखो, एक एडवांटेज इसकी है कि सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है आपकी ये, सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग के अंदर सबसे पहले जो एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं वो लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है एंड इट इज एप्लीकेबल टू लीनियर डेटा। देखो यहाँ पे जो दो वर्ड है लीनियर और रिग्रेशन,
ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज लीनियर। लीनियर का मतलब है कि जो भी आप डेटा सेट यूज करोगे, उस डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? लीनियर इन नेचर होंगे। लीनियर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कॉलम है एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो 550,000, 660,000, 770,000, ये डेटा आपके पास। एंड यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू दिस डेटा, जहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे आप अपनी एक्सपीरियंस को ले रहे हो और वाई एक्सिस पे आप सैलरी ले रहे हो। तो पहला पॉइंट जो होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 10,000, 20,000, 30, 40, 50 के, 60 के और 70 के। ठीक है, तो अगर आप इन ग्राफ इसको पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो 5,5,000, यानी कि 5, ये 5 है और 5,000 आपकी वैल्यू है, तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड आपका 6,000, 6 और 6,000, सेकंड पॉइंट यहाँ आएगा। 7 एंड 7,000, 70,000 यहाँ आएगा आपका पॉइंट। तो जब आप डेटा का नेचर देखोगे कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो लीनियर रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है कि जितना जिस क्वांटिटी से आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है उतनी क्वांटिटी से आपका वाई भी बढ़ रहा है। देखो, अगर आपने 1 यूनिट यहाँ पे एक्स बढ़ाया तो 1 यूनिट यहाँ पे वाई भी बढ़ रहा है। 1 यूनिट आपने यहाँ पे दोबारा से एक्स बढ़ाया तो 1 यूनिट यहाँ पे आपके पास वाई इंक्रीज कर रहा है। तो जिस अमाउंट से आपके पास एक्स इंक्रीज कर रहा है उसी अमाउंट से आपके पास वाई इंक्रीज कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन टू बी द लीनियर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपने डेटा का नेचर देखो कि वो उसका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है या वो नॉन लीनियर है। अगर आपके पास डेटा नॉन लीनियर है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा है, अगर आपने उसको प्लॉट किया अपने डेटा को और वो आपका डेटा इस तरह से नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये डेटा आपके पास, या फिर डेटा इस तरह से है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो, हर पॉइंट पे एक्स बढ़ रहा है, लेकिन वाई की को जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। वाई उतना ही है हर एक डेटा पॉइंट के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऑल दो आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास जब एक्स मूव कर रहा है लेकिन वाई कांस्टेंट है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप, तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो और इस पॉइंट को देखोगे, तो यहाँ पे एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है, ठीक है, या वाई के घटने से एक्स बढ़ रहा है, तो दैट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप तभी होगा जितना आप एक्स बढ़ा रहे हो उतना ही आप वाई बढ़ा रहे हो। बट ये भी बात सच है कि आपको जो रियल टाइम डेटा होता है, रियल टाइम जो डेटा मिलता है वो आपको ऑलमोस्ट लीनियर मिलता है। अभी भी कभी भी परफेक्ट लीनियर नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट लीनियर डेटा, ऑलमोस्ट लीनियर का मतलब है कि आपके पास पॉइंट इस तरह से होंगे, ये आपके पास पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियर का मतलब ये है कि हर एक जो सारे के सारे पॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे पॉइंट ये होते हैं, ये आपके पास एक परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप था। लेकिन हमें रियल टाइम में ऐसा डेटा नहीं मिलता, तो हमें ये जो डेटा है आपके पास, दैट इज योर ऑलमोस्ट लीनियर, ऑलमोस्ट लीनियर। तो अगर इस तरह का डेटा आपको मिल जाता है तब भी आप इसके ऊपर आंख बंद करके लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम चला दोगे। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या? लीनियर का मतलब आपके पास डेटा का जो नेचर है वो लीनियर होना चाहिए, और रिग्रेशन का मतलब कि आपके पास जो आउटपुट कॉलम है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड, जो लीनियर रिग्रेशन है वो आपका सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, सुपरवाइज के अंदर हम जो रिग्रेशन प्रॉब्लम है इसको हम क्लासीफाई करते हैं रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब रिग्रेशन जो प्रॉब्लम है आप 3 तरह से पढ़ोगे: सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, और सेकंड है आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और आपके पास है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर आप पढ़ोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, नेव बायस,
ठीक है, ये हमने चारों एल्गोरिथम अपनी ट्रेनिंग में पढ़नी है। देर इज अ मल्टीपल अदर एल्गोरिथम ऑल्सो इन सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम और भी होती हैं, लाइक डिसीजन ट्री है आपका। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट है। ठीक है, और आपके पास बूस्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, बैगिंग है। तो ये बहुत सारे एल्गोरिथम और भी हैं जो इसका पार्ट है, लेकिन हमारे पास जो ट्रेनिंग का कंस्ट्रेंट है उसमें हम सारी एल्गोरिथम नहीं कवर कर पाएंगे, बिकॉज इसके लिए 1 से 2 महीने का टाइम चाहिए सारे एल्गोरिथम पढ़ने के लिए। तो हमारे पास जो ड्यूरेशन थी ट्रेनिंग की उसमें मैंने 4 मेन एल्गोरिथम जो आपकी बेस है मशीन लर्निंग का, वही यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके अंदर हम ये सारा लीनियर रिग्रेशन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, इस वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल और पॉलिनोमियल। तो पहले तीनों में डिफरेंस देखो। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम में आपके पास क्या होगा, एक इनपुट कॉलम होगा और एक ही आउटपुट कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस है और उसका क्या है, सैलरी प्रेडिक्ट करनी है आपको। आपके पास इसके अंदर एक इनपुट कॉलम होगा और एक ही आपके पास क्या होगा, आउटपुट कॉलम होगा। इस इसको मशीन लर्निंग के टर्म में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो आपके पास किसी न किसी कॉलम पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सैलरी को प्रेडिक्ट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के ऊपर। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के हम सैलरी नहीं बता सकते। कोई भी एम्प्लॉय का अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो सबसे पहले उसकी एक्सपीरियंस पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं कि 10 साल वाले एक्सपीरियंस को आप प्रेशर वाली सैलरी दे दोगे, 20,000 दे दोगे। ऐसा नहीं होता है ना। आप हमेशा एक्सपीरियंस के बेस पे आप सैलरी कैलकुलेट करते हो या सैलरी नेगोशिएशन करते हो। तो जो सैलरी वाला जो मॉड्यूल है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये जो सैलरी वाला जो कॉलम है आपका, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस इज कॉलम इज नॉन टू द इंडिपेंडेंट कॉलम। इंडिपेंडेंट कॉलम। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेमन टर्म्स हैं जो बिल्कुल बेसिक्सली आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। तो मैं आज इसको क्लियर कर रहा हूँ सो दैट कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट आर द डिपेंडेंट कॉलम्स। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपको एक ही इनपुट कॉलम मिलेगा और एक ही आउटपुट कॉलम मिलेगा। आउटपुट कॉलम मस्ट बी अ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल होगा हमेशा क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड जो आपके पास है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ऑब्वियसली आपको रियल टाइम के अंदर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही यूज करना है। मल्टीपल का मतलब है कि अब आपके डेटा सेट के अंदर एक से ज्यादा इनपुट फीचर्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास, ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है, यहाँ से लेके। ठीक है, 1 2 3, ये आपके पास फीचर 1 है, फीचर 2 है, फीचर 3 है। इसके बेस पे आप अपनी आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वी हैव अ मल्टीपल इनपुट कॉलम विद यू। ठीक है, मल्टीपल इनपुट कॉलम और सिंगल आउटपुट कॉलम। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। थर्ड जो केस होगा आपके पास, पॉलिनोमियल। ये हम पूरे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अभी, ये मैं जस्ट ओनली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल का जो वर्ड का मतलब है यहाँ पे, ये वाला जो एल्गोरिथम आप लगाओगे वो नॉन लीनियर डेटा के ऊपर लगाओगे। नॉन लीनियर डेटा, अगर आपके पास नेचर नॉन लीनियर है, जो ऊपर वाली दोनों एल्गोरिथम हमने पढ़ी, यहाँ पे डेटा आपके पास क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। डेटा इज लीनियर। इस केस में भी आपके पास डेटा क्या मिलेगा, इज लीनियर। अगर डेटा लीनियर है तो आंख बंद करके आप या तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा दो या सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा दो, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉलम यू हैव। ठीक है, तो नॉन लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर आपके पास जो डेटा होगा वो नॉन लीनियर नेचर का होगा। नॉन लीनियर का मतलब है डेटा आपके पास इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाओगे। तो बस अभी के लिए इतना जान लो कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन आप कब अप्लाई करते हो, जब आपके पास डेटा नॉन लीनियर होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन आप कब अप्लाई करते हो, जब आपके पास डेटा लीनियर होता है। ठीक है,
तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपका सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम देखो वर्क कैसे करती है, क्या मतलब है इसका। सबसे पहले आपके पास जो बेसिक कंडीशन है, द फर्स्ट इज डेटा लीनियर होना चाहिए, और सेकंड में आपके पास वन इनपुट कॉलम एंड वन आउटपुट कॉलम। तो इसका क्या मतलब है कि डेटा, सबसे पहले जो भी आपके पास डेटा सेट होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेटा सेट ले लेते हैं, वही अपना एक्सपीरियंस और सैलरी वाला लेते हैं। एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय का और उसके बेस पे आपको क्या करना है, सैलरी प्रिडिक्ट करनी है। तो 550, 660,000, 770,000, 880,000, समथिंग लाइक। तो आपके जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे। ठीक है। तब आपका जो, ये आपका क्या है, ओरिजिनल डेटा जो उसको आपने एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट कर दिया, ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आपका सैलरी है। अब जो लीनियर रिग्रेशन आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल होगा, ये आपका जो एमएल मॉडल है, बेसिकली इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं। और मैंने बताया था कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल को हम अगर कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं तो उसके बेस पे वो क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन में क्या करेगा कि आपने अपने मॉडल को इस डेटा के ऊपर क्या करा दिया, ट्रेंड करा दिया। ठीक है, आपके मॉडल ने एक पैटर्न नोट कर लिया कि 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को 50,000 सैलरी देनी है, 6 वाले को 60,000, 7 वाले को 70,000 और 8 वाले को 80,000। अब मैं उसको एक नया इनपुट डेटा दूंगा और मैं उसको बोलूंगा कि 9 ईयर का एक्सपीरियंस है बंदे का, तो उसकी सैलरी प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट द सैलरी। तो अगर वो बता देता है कि मेरे को सैलरी आपके पास 88,000 होनी चाहिए इसकी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आर डेटा उसकी सैलरी 90,000 होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 ईयर वाले की। तो ये जो 2,000 का जो डिफरेंस है दैट इज मैनेजेबल। तो इसकी जो हम एक्यूरेसी निकालेंगे कि हमारा मॉडल 90% रिजल्ट आपको एक्यूरेट बता रहा है, तो दैट इज एक्यूरेसी ऑफ आर मॉडल। तो जितने ज़्यादा हम एक्यूरेसी अपने मॉडल की बढ़ा सकते हैं उतने ही मॉडल हमारा एफिशिएंटली वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉडल को ट्रेन किया और आपके मॉडल की एक्यूरेसी आई 45%। तो जब आप उससे पूछोगे ना 9 साल वाले एक्सपीरियंस को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो बोलेगा 18,000 मिलनी चाहिए, विच इज़ नॉट अ रेलिवेंट सैलरी। तो आपको अपने मॉडल को की एक्यूरेसी को हमेशा हायर रखना होता है। ठीक है, बट उसको 100% भी नहीं पहुंचाना, क्योंकि 100% पे आपके पास मॉडल आपका ओवरफिट कर जाएगा, वो सब चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर देगा। और ना ही एवरेज आपकी बिलो 50 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 50 होगी तब भी आपका मॉडल क्या होगा, अंडर फिट कर जाएगा, अंडर फिट। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करता है, आपके डेटा सेट के ऊपर आपको एक लाइन प्रिडिक्ट करके देता है। ठीक है, उसने लाइन ये प्रिडिक्ट करी, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये मॉडल आपको एक लाइन देगा जो आपके हर एक डेटा पॉइंट्स होके गुजरेगी। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, ये बिल्कुल आपका बेस्ट केस होगा जब आपके पास जो डेटा है वो परफेक्टली लीनियर डेटा है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि आपको रियल टाइम में कभी भी डेटा परफेक्टली लीनियर नहीं मिलेगा। आपको डेटा हमेशा किस तरह से मिलेगा, आपको ये डेटा मिलेगा, आपको इस तरह से डेटा का नेचर मिलेगा। ठीक है, ये आपके डेटा पॉइंट्स होंगे। और अब आपका मॉडल क्या करेगा, इसी के अंदर से एक लाइन खोजेगा जो आपके मॉडल के लिए सबसे बेस्ट फिट लाइन होगी। ये जो लाइन उसने बनाई, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि इसके ऊपर, ये बेस्ट फिट लाइन इसलिए क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, आपके मॉडल ने ड्रॉ की है, ये इसको हम प्रिडिक्शन लाइन भी बोलते हैं। प्रिडिक्शन लाइन कि आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट की है। मॉडल ने यही लाइन क्यों प्रिडिक्ट की, लाइन तो आप ये भी बना सकते थे, लाइन तो ये भी बना सकते थे, लाइन तो ये भी बन सकती है। तो लाइन तो मल्टीपल हो सकती है, लेकिन इतनी सारी लाइंस के अंदर से बेस्ट लाइन कौन सी होगी कैसे पता करोगे, क्योंकि आपके पास ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है और 4 है। अब लाइन को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बिकॉज जो लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सबने पढ़ी होगी। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज लाइन इक्वेशन, दैट इज योर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो वाई है आपका वो क्या है, वाई इज योर आउटपुट कॉलम, एक्स क्या है आपका इनपुट, एम क्या है आपका स्लोप और सी क्या है आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, तो किसी भी लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करते हैं।
अब लाइन को, किसी भी लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन को कैसे बोलेंगे, कि जो लाइन आपका आपके मॉडल के ऊपर सबसे जो गलतियां हैं वो सबसे कम करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो लाइनें हैं, मैं एक बना लेता हूँ दोबारा से यहाँ पे। ठीक है, आपके पास कम पॉइंट बना लेते हैं। आपके पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपके मॉडल ने जो लाइन बना के दी, फॉर एग्जांपल वो लाइन ये वाली है। ठीक है, अब जो लाइन है वो दूसरी भी हो सकती थी, फॉर एग्जांपल वो लाइन ये भी हो सकती थी, दिस इज ऑल्सो लाइन। दोनों लाइन की इक्वेशन है, ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ये वाली जो लाइन है वो मेरी बेस्ट फिट लाइन है। हमने इसको चूज किया एज कम्पेयर टू दिस लाइन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें उस लाइन को बेस्ट फिट लाइन बोलना है कि जो हमारे डेटा पॉइंट के बिल्कुल क्लोज से होके गुजरे। अगर वो बिल्कुल ही परफेक्टली हमारे पास दो पॉइंट थे और लाइन इसी के ऊपर से गुजर रही है, तो ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब है कि आपके यहाँ पे पॉइंट था 5 का और वाई एक्सिस पे यहाँ पे सैलरी थी 50,000, कि आपके पास डेटा सेट के अंदर 5 साल के एक्सपीरियंस पे 50,000 की सैलरी वाला पॉइंट था। आपने इसको पॉइंट को ड्रॉ कर दिया और आपके मॉडल ने भी क्या किया, ये जो प्रिडिक्शन लाइन है, आपके मॉडल ने भी क्या कहा, अगर इस डेटा पॉइंट से होकर गुजर रहा है आपके लाइन है, तो आपके मॉडल ने क्या कहा कि 5 साल वाले की 50,000 ही सैलरी होनी चाहिए। तो उसने बिल्कुल सेम वही आंसर बताया जो आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल था। इसका मतलब यहाँ पे गलती जीरो हो रही है। तो इसका मतलब अगर प्रिडिक्शन लाइन आपके डेटा पॉइंट को ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पे इसका एरर रेट जीरो है। इसी तरह से इस पॉइंट का एरर रेट भी क्या जीरो है। तो ओवरऑल जो पूरा मॉडल बना है उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, वो 100% होगी। 100% एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि जो आपके एक्चुअल डेटा था और वही आपके प्रिडिक्शन डेटा है, तो वो सेम हो गए। तो एरर गलती मॉडल ने बिल्कुल भी नहीं करी। अगर मॉडल ने गलती बिल्कुल नहीं की तो इसका मतलब रिजल्ट आपके 100% एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन ऐसे रियल टाइम में आपको नहीं मिलेगा। रियल टाइम में आपके पास जो डेटा होगा वो सॉर्ट ऑफ लीनियर होगा, परफेक्टली लीनियर नहीं होगा। तो अब आपका मॉडल हर एक पॉइंट को टच करते हुए नहीं निकल सकता। उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ वो इस तरह से करेगा ताकि आपका मॉडल आपके डेटा के ऊपर गलतियां कम से कम कर सके। अगर मैं ये फॉर एग्जांपल इस लाइन को देखूं और इस लाइन को देखूं, तो अगर मैं इन दोनों को गलतियां निकालूं, अगर मैं इन दोनों का एरर निकालूं, तो देखो एरर, ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, तो इस पॉइंट ये वाला पॉइंट कितनी गलती कर रहा है, ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, ये आपका क्या है, एक्चुअल पॉइंट है। एक्चुअल पॉइंट से समझ में आ रही है बात, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है 2 और ये आपके पास 20,000, कि आपके पास एक वैल्यू थी डेटा सेट के अंदर 2 के सामने 20,000, तो आपने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया यहाँ पे। आपका एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे थी, लेकिन आपके मॉडल ने कहा कि आपकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो आपका डिफरेंस है, ये यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर लाइन तक, ये जो डिफरेंस है यही आपका क्या है, एरर है। कि आपके पास एक्चुअल में तो 2 साल वाले को आपने 20,000 देने थे, लेकिन आपके मॉडल ने कहा कि नहीं 2 साल वाले को आप 10,000 दो। इसका मतलब मॉडल कितनी गलती कर रहा है, 20,000 आपका एक्चुअल था माइनस आपके मॉडल ने कहा 10,000 दो, तो यानी कि 10,000 का आपका एरर रेट है इसके अंदर। इसी को हम क्या बुला रहे हैं, एरर बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल पॉइंट है, ये आपका प्रिडिक्शन पॉइंट है। तो एक्चुअल और प्रिडिक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका एरर है। अगर मैं अब इन सब का एरर कैलकुलेट करूं, फॉर एग्जांपल इसका जो एरर है, इसकी क्वांटिटी वाइज मैं ले लेता हूँ, इसका है 2। इसी तरह हर एक डेटा पॉइंट का मैं इसके प्रिडिक्शन लाइन से ले रहा हूँ, इसका एरर रेट है 1 और इसका है 0.5। मैं डिस्टेंस वाइज जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर लाइन का टोटल एरर निकालूं तो कितना बनेगा, 2 इसका, 1 इसका और 0.5 उसका। तो 3.5 टोटल एरर बनता है इस पर्टिकुलर लाइन का। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ इस वाली लाइन से। इस पे देखते हैं एरर कितना आता है। तो जिसका एरर मिनिमाइज होगा हम उसको बेस्ट फिट लाइन डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास अब ये वाला डेटा पॉइंट है और ये मेरी लाइन है प्रिडिक्शन लाइन। तो मैं यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो निकालता हूँ। ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं इसको 4 ले लेता हूँ। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है, इक्वल डिस्टेंस इसका 1 ले लेता हूँ। इस पॉइंट का इस डिस्टेंस लाइन से कितना है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको भी मैं 4 ले लेता हूँ। तो जब मैं इस पर्टिकुलर लाइन का टोटल एरर कैलकुलेट करता हूँ, तो 4 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये आपकी, ये लाइन नंबर 1 थी, ये लाइन नंबर 2 थी। तो ये लाइन नंबर 1 का एरर है और ये लाइन नंबर 2 का एरर है। तो इन दोनों एरर में से किसको चूज करोगे आप, जिसका टोटल एरर क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो इसका एरर 3.5 है, इसका एरर 9 है। तो आप उस लाइन को चूज करोगे जिसका एरर जो गलतियां कम कर रहा है। इसका मतलब आपने 3.5 वाले एरर को पकड़ लिया।
इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी वो आपकी क्या बनी, बेस्ट फिट लाइन बनी, इसको मॉडल आपका इग्नोर मार देगा। सो दिस इज हाउ द मॉडल, सिंपल लीनियर मॉडल इज गोना वर्क। नाउ नेक्स्ट मूव टू, कि अब हमने बेस्ट फिट लाइन तो देख ली, मॉडल ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, अब इसको हमारे जो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने बताया कि m क्या है यहाँ पे, स्लोप है, और c क्या है आपका, इंटरसेप्ट है। इसका देखो क्या मतलब है, इन पॉइंट्स, इन दोनों का क्या मतलब है। अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने, मेरे मॉडल ने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो इस लाइन का ये आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है। अब इस लाइन का स्लोप क्या और इंटरसेप्ट क्या है। देखो स्लोप क्या होता है, जिस एंगल के ऊपर आपका ये जो लाइन y एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, द लाइन विच इज कट ऑन द y एक्सिस, और यहाँ से वो जो एंगल बना रही है, ये वाला जो एंगल है, ये आपका स्लोप होता है। अगर लाइन आपके पास ये होती, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, यही आपका क्या है, स्लोप है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होके इस लाइन को कितना डाइवर्ट कर सकते हो, कितने एंगल से घुमा सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये वाली सेम लाइन, एक ये सेम पॉइंट, इसको मैं कांस्टेंट रख के इस लाइन को कितना हिला सकता हूँ। एक तो इतना ये कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर सकता हूँ, ये सारी लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ बाय एज्यूमिंग दिस कांस्टेंट पॉइंट। अब इसका जो एंगल बनेगा, देखो यहाँ ये वाला एंगल डिफरेंट है, इस पर्टिकुलर लाइन का ये एंगल डिफरेंट है, इसका जो है वो ये एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल ये डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको वाई एक्सिस पे कट कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप लाइन को कितना रोटेट कर सकते हो, वो क्या बताता है, आपका स्लोप बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इंटरसेप्ट क्या होता है, अब इस लाइन को मेरे को अगर हिलाना है, सेम इस पर्टिकुलर लाइन को, मैं चाहता हूँ कि जो ये एंगल बना रही है लाइन, सेम एंगल से क्या मैं इस लाइन को हिला सकता हूँ यहाँ से। यस, वी कैन मूव दिस लाइन विद द सेम एंगल। फॉर एग्जांपल ये आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 45 डिग्री के एंगल से मैं इस पर्टिकुलर लाइन को अपने 2D कोऑर्डिनेट में कितना हिला सकता हूँ। देखो मैं सेम एंगल बनाती हुई लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अभी भी इसका जो एंगल है वो सेम है, 45 है। मैं सेम इस लाइन को यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सेम इस लाइन को यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। हर एक लाइन का जो एंगल होगा वो हमेशा 45 डिग्री बनेगा। तो जब मैं अपनी लाइन को वाई एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ बाय अज्यूमिंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो आपका इंटरसेप्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पे पॉइंट लाइन आके कट करती है। तो दिस ऑल पॉइंट आर योर इंटरसेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। यही आपका बी होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और लेमन टर्म में समझो क्या है इसका मतलब, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे जो आपका m मल्टीप्लाई बाय x, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस b इज इक्वल टू वाई। देखो y क्या है आपका आउटपुट कॉलम, x क्या है आपका इनपुट कॉलम। अगर आपके पास ये डेटा सेट है जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, तो ये मैंने क्या बता दिया, आपका इनपुट कॉलम होता है, इसका मतलब ये आपका x है, और ये आपका आउटपुट कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है, y है। इसका मतलब है यहाँ पे 5 6 7 50 के 60 के 70 के, ये आपका आउटपुट कॉलम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वाई प्रिडिक्ट करना है, वाई आपको निकालना है, ठीक है, तो वाई किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। यानी कि जो सैलरी वाला जो कॉलम है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ये एक्सपीरियंस कौन सा, आपका आपका इनपुट कॉलम, यही आपका एक्सपीरियंस है। अगर मेरे को सैलरी निकालनी है, देखो वाई क्या आपका सैलरी कॉलम है, वो किस पे डिपेंड करता है, एम मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लस बी। यही लाइन का मतलब है, यही इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, यहाँ पे वाई क्या सैलरी, एक्स क्या आपका इनपुट कॉलम एक्सपीरियंस, और आपको एम और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप एम और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हो, तो आप किसी की भी सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हो। यही तो प्रिडिक्शन हो रही है आपकी। अगर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एम आपका 3 है और बी आपका 9 है, अगर ये वैल्यू मैं आपको दे दूँ, तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा जिसका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी। ये हमने प्रिडिक्शन करनी है अपने मॉडल से। तो मॉडल क्या कर रहा है, यही इक्वेशन तो यूज कर रहा है। मॉडल क्या करेगा कि सैलरी कैसे प्रिडिक्ट करेगा, उसके पास एम की वैल्यू आ जाएगी 3, उसके बी की वैल्यू आ जाएगी 9। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 या 9,000 ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा सैलरी आपका हाई स्केल डेटा है। ठीक है, तो देखो वो कैसे निकालेगा, सैलरी इज इक्वल टू
प्रिडिक्शन कैसे करेगा? एम की वैल्यू आपको पता 3 है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको उसने दिया, कितना साल का एक्सपीरियंस है? 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 प्लस बी आपको पता कितना है? 9000, ठीक है। तो कितना आएगा? 30 प्लस 9000, यानी कि 9030। तो ये आपके मॉडल ने ये आपकी सारी प्रिडिक्ट करके बता दी। तो दिस इज हाउ द मॉडल इज गोना प्रिडिक्शन। ये मॉडल आपका प्रिडिक्शन इसी तरह से करता हो। और ये वाली जो प्रिडिक्शन वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन वही है जो भी हमने मैस्फिट लाइन बोला जिसको, यही आपका क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यही आपका क्या है? सैलरी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्सपीरियंस प्लस बी। यही है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर लाइन को आपने खोजना है। अगर आप ये लाइन खोज पाए, और लाइन कौन सी होगी जिसके पास क्या एरर रेट क्या होगा? सबसे मिनिमाइज्ड होगा, उस लाइन को आप पकड़ोगे। और उस लाइन का आप क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे। और उस लाइन का इंटरसेप्ट निकालोगे। अगर आपके दो वैल्यू पता लग जाती है तो आप क्या कर दोगे? अपनी सैलरी को प्रिडिक्ट कर लोगे। सो दिस इज हाउ द मशीन लर्निंग मॉडल बना हुआ। ठीक है। यहाँ पे जो आपका एम है, वो बेसिकली क्या बता रहा है? एम क्या बता रहा है? वेटेज किसकी? किसकी वेटेज? एक्सपीरियंस कॉलम की। इस एक्सपीरियंस कॉलम की वेटेज बता रहा है टू प्रिडिक्ट द सैलरी। सो एम की वैल्यू जो भी होगी, उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उससे वो टर्म मल्टीप्लाई होगी, उसके बेस पे आपकी सैलरी प्रिडिक्ट होगी। तो एम इज अ वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम टू प्रिडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और बी क्या है यहाँ पे? बी आपका होता है ऑफसेट। ठीक है। इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्सपीरियंस कॉलम है, उसके अंदर 0 साल का एक्सपीरियंस है। 0 का एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? कि जो बंदा है वो फ्रेशर है। तो अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि जो फ्रेशर होगा, अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एक्सपीरियंस की वैल्यू। तो एम मल्टीप्लाई 0 प्लस बी। तो एम से जो भी टर्म मल्टीप्लाई 0 से होगी, वो तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्सपीरियंस जो फ्रेशर है उसको सैलरी मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम फ्रेशर को कुछ ना कुछ सैलरी देते हैं। तो कुछ ना कुछ जो सैलरी देते हैं वो आपका बी से प्रिडिक्ट होता है। फिर यहाँ पे जो बी आएगा वो फ्रेशर वाली सैलरी होगी। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस 0 होने से आपका ये स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने से ये वाली पूरी टर्म 0 होगी। तो ये टर्म जब 0 होगी तो इसका मतलब या तो सैलरी 0 हो जाएगी आपकी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम फ्रेशर को हमेशा कुछ ना कुछ सैलरी देते हैं। तो वो जो कुछ ना कुछ वाली जो सैलरी है वो आपका ऑफसेट बताता है, दैट इज बी। ठीक है, क्लियर है? हमारा जो मेन टारगेट है, अब हमें ये पता लग गया कि अगर हमें ये इक्वेशन है लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो अगर हमें m और b पता लग जाए यहाँ से, तो हम इजिली y कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो जैसे हम लिखते हैं ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हम फंक्शन बनाते हैं मैथ्स के अंदर। इसका मतलब क्या है? कि अगर आपको x की वैल्यू पता है तो उसके ऊपर आप कोई फंक्शन लगाओगे तो y को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली दिस फंक्शन एफ ऑफ m कोमा बी विच इज यूज टू प्रिडिक्ट द y, इसको आप मैथमेटिक्स टर्म में ऐसे लिख सकते हो कि m और b इज अ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन क्या है? वो मशीन लर्निंग मॉडल। अगर आप उससे m और b निकाल सकते हो तो आप इजिली y कैलकुलेट कर सकते हो, और y क्या आपका आउटपुट कॉलम। ठीक है। तो अब हमारे पास यही चैलेंज है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब हम m और b को कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट m एंड b। ठीक है। इसको निकालने आपके पास दो मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज योर ओएलएस मेथड। ओएलएस क्या है आपका? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है। और सेकंड जो आपका आता है आपके पास वो होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसके अंदर हम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये दोनों ही हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, दोनों ही तरीके से हम एम और बी निकाल के देखेंगे। जो पहला मेथड है आपका ओएलएस मेथड, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये जो आपकी पाइथन की एसक्यूएल लाइब्रेरी है वो आपका ओएलएस मेथड को यूज करती है। ओएलएस मेथड बेसिकली क्या है? इसके अंदर आपके पास जो एम और बी है वो ऑलरेडी एक फॉर्मूले के तौर पे डिफाइंड है, यूज्ड एज फॉर्मूला। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अगर आपको इसके रूट निकालने होते हैं तो रूट का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है।
या फिर इसका स्क्वायर रूट निकालने तो बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2a क्या होता है फॉर्मूला में, आई एम नॉट श्योर, प्लस माइनस ये 2 रूट्स निकालने होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव रूट का आपका डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपने रूट्स वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसी तरह से आपके पास जो ओएलएस मेथड है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली एम और बी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले दिए होते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करती है एसक्यूएल लाइब्रेरी, जिसके अंदर से हम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। जब हम कोड करके देखेंगे तो हम जो अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो एसक्यूएल लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट करवाने का मतलब है कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज करके ईच ओएलएस मेथड का यूज करता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम एंड बी, ठीक है। सेकंड जो मेथड आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट, इसके अंदर आपके पास एक अप्रोक्सीमेशन टेक्निक होती है जिससे आप एज्यूम करते हो कि एम और बी की वैल्यू कितनी आएगी। यू जस्ट एज्यूम दैट, आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ओनली एजम्पशंस बेस पे निकालते हो कि एम और बी कितना होगा। उसके बेस पे आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो कि आपकी जो एम और बी की वैल्यू कितने होने वाली, ठीक है। ठीक है, तो हम दोनों मेथड देखेंगे। पहले हम देखेंगे ओएलएस मेथड। नाउ विल सी कि अब कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे आप लिख पाओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट्स हैं और आपके मॉडल ने ये लाइन प्रेडिक्ट करी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं एरर बुला रहा हूँ। ये डिस्टेंस d1 है, ये आपका डिस्टेंस d2 है, ये आपका डिस्टेंस d3 है, ठीक है। तो अगर मेरे को एवरेज एरर निकालना है पूरे इसका अपने मॉडल का, तो कैसे लिखूंगा इसको, एरर ई इज इक्वल टू, ई का मतलब है एरर, d1 प्लस d2 प्लस d3। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका टोटल एरर निकाल सकता हूँ अपना, ठीक है, पूरे इसका। और मेरा मेन मोटिव क्या है, ठीक है, व्हाट इज आवर मोटिव, क्योंकि आपके पास लाइन ये भी है, लाइन ये भी है, आप दोनों में से किसको बेस्ट फिट लाइन चूज करोगे, उसके वो किस पे डिपेंड करता है कि जिसका जो गलतियां कम करेगा, जो एरर को मिनिमाइज करेगा। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव कि आपको ये जो एरर है उसको मिनिमाइज करना है, सो दैट कि यू कैन प्रिडिक्ट द एक्यूरेट लाइन और द बेस्ट फिट लाइन। तो आपके जो ये डिस्टेंसेज हैं d1 d2 d3, इसको इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वेयर कर रहा हूँ। स्क्वेयर किस लिए किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपके पास कुछ डिस्टेंसेज ऐसे होंगे जो आपके पॉजिटिव होंगे और कुछ डिस्टेंसेज ऐसे होंगे जो आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नहीं होते हैं, तो उसको हमें नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक डिस्टेंस को स्क्वेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो d1 स्क्वेयर d2 स्क्वेयर प्लस d3 स्क्वेयर, ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, तो dn स्क्वेयर, ठीक है। और अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा, समेशन आई गोज टू 1 टू n, क्योंकि n पॉइंट्स हैं, डी आई का स्क्वेयर, ठीक है। और अगर मैं इसका मीन निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड बाय n कर देता हूँ, डिवाइड बाय n। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि जिसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इस एरर को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पास, ये मिनिमाइज कैसे होगा, जब आप m और b की बेस्ट वैल्यू खोज पाओगे जो कि आपको इस एरर को क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। तो यू हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड b इन सच अ वे सच दैट e इज मिनिमाइज। तो ये हमने एक अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दी, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपको सोल्व करनी है, ठीक है। आपको एम और बी की ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपकी ई को मिनिमाइज कर दे, ठीक है। इसको मैथमेटिकल टर्म के अंदर इसको हम एरर को हम लॉस फंक्शन बोलते हैं, लॉस फंक्शन। बेसिकली हमने जितना लॉस हो रहा है हमने हमने उसको मिनिमाइज करना है। तो वी हैव टू बी मिनिमाइज द लॉस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड बी। एम और बी की हमें वो वैल्यू चाहिए जो हमारे लॉस फंक्शन को ई को मिनिमाइज कर दे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एम और बी की वैल्यू कैसे निकालें, सो दैट कि आपका जो एरर है वो सबसे मिनिमाइज आ जाए। यहाँ तक क्लियर है। नाउ विल सी, हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज योर ओएलएस मेथड। ओएलएस मेथड के अंदर आपके पास बी की वैल्यू और एम की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। अब वो वैल्यू क्या है आपकी, बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी का फॉर्मूला है वाई बार माइनस एम एक्स बार, और एम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज योर समेशन आई गोज टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार
वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन आई गोज टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स बार और वाई बार क्या है, दैट इज योर मीन वैल्यू, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। एक्स और वाई के आपके पास जो आपके इनपुट और आउटपुट कॉलम है, ये आपका इनपुट कॉलम है, ये आपका आउटपुट कॉलम है, ये आपका इनपुट है, आपका आउटपुट। तो इस कॉलम का जो मीन होगा उसको हमने एक्स बार का है, इसका जो मीन होगा उसको हमने वाई बार का है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज बी को कैसे कैलकुलेट करोगे, वाई बार माइनस एम, एम क्या आपका जो स्लोप की वैल्यू होगी एक्स बार, और एम क्या आपका समेशन एक्स आई पॉइंट क्या है आपके पास, जो हर एक जो डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5, 50,000 है सैलरी, ये एक्सपीरियंस है, ये आपका सैलरी है। तो ये जो आपका एक्स आई है, इसका मतलब ये आपका एक्स वन है, ये आपका एक्स टू है, ये आपका एक्स थ्री है, हर एक जो डेटा पॉइंट है उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बोला हुआ है, एंड सोन अप टू एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो एक्स आई आपकी वो वाली वैल्यू है ये। ठीक है, सिमिलरली वाई है, जो वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे वाई वन है 60,000, ये आपका वाई टू है, एंड सोन अप टू वाई एन। तो वाई आई आपका आउटपुट वाला जो पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका बार है यहाँ पे, क्लियर। नाउ विल सी कि ये फॉर्मूले डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एसक्यूएल जो लाइब्रेरी है वो डायरेक्टली इन फॉर्मूले को यूज करता है, बट हम इन फॉर्मूले को डिराइव करके देखेंगे, सो दैट कि आपको एक इंट्यूशन पता लगे कि आपको एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहे हैं और भी आप कैलकुलेट कैसे करते हो। ठीक है, तो हम ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करेंगे बी और एम की वैल्यू को, कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर डेरिवेशन ऑफ बी एंड एम। कि अगर आप इसका मैथ समझ पाओगे ना, तो आप किसी भी एल्गोरिथम को इजीली किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज सो इजी। इम्प्लीमेंट करने वाइज ये बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास जो लाइब्रेरीज हैं, एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ये सारी कैलकुलेशन उसके अंदर ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको डीपली समझना है चीज़ों को कि मशीन लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है, तो उसके लिए आपको ये वाला मैथ समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना मैथ समझे ये आपको चीज़ें नहीं आ सकती हैं यहाँ पे। क्लियर, चलो इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम डिराइव करते हैं बी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से ग्राफ बना रहा हूँ, ये आपके पास पॉइंट है, ये आपके मॉडल ने लाइन बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, एक्चुअल पॉइंट है, ये आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, ये वाला पॉइंट, ये आपकी प्रिडिक्शन लाइन है ना, ये आपकी प्रिडिक्शन लाइन है। प्रिडिक्शन लाइन का मतलब है कि आपके पास पॉइंट एक्चुअल में ये था, आपके मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया। इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला, अगर आप इसका इन दोनों पॉइंट का एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखो, तो दोनों का जो एक्स एक्सिस है वो सेम रहेगा। अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, ये 4 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा है। ठीक है, इसके जब हमने जो सैलरी है वो 10K, 20K और 30K है। ठीक है, आपका एक्चुअल पॉइंट का मतलब क्या है कि 4 साल वाले एक्सपीरियंस के आपके डेटा सेट के अंदर एक्चुअल वैल्यू ये थी, यानी कि एक्चुअल में आपके पास वो क्या था, 30,000 था। लेकिन सेम जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, उसमें भी आपका 4 साल वाले बंदे का जो सैलरी वो प्रिडिक्ट कर रहा है, आपका मॉडल वो 20,000 प्रिडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे आपका जो रेंज है वो कॉमन है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड पॉइंट, ये आपका प्रिडिक्टेड पॉइंट है जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। ये आपका एक्चुअल पॉइंट है जो आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल था। जो चेंजेस आए हैं एक्स एक्सिस पे देखो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्या आए हैं, वाई एक्सिस पे आए हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जो चेंज आया आपका, ये जो एरर आया 10,000 का, वो आपका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आया। एक्स एक्सिस इज रिमेन सेम, यहाँ पे भी 4 साल है प्रिडिक्शन वाले की भी, और एक्चुअल के लिए भी 4 साल है। लेकिन जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो 20,000, एक्चुअल में 30,000 थी। तो जो आपका चेंज आया है एरर वाला, वो आपका विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वाई एक्सिस पे आया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे दो पॉइंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये जो आपका वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट है, इसको जो एक्चुअल पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं वाई वाई पॉइंट, और जो आपका प्रिडिक्टेड वाला जो पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं वाई हैट पॉइंट। वाई हैट आपका क्या है, प्रिडिक्टेड पॉइंट है, प्रिडिक्टेड पॉइंट, और आपका वाई क्या है, आपका एक्चुअल पॉइंट।
ठीक है। अगर मैं एरर की बात करूँ तो एरर क्या है, ये जो बीच का 10,000 का एरर है वो क्या है, इसका मतलब आपका जो एक्चुअल पॉइंट था और आपके जो मॉडल का प्रिडिक्टेड पॉइंट था उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो आपका एरर है। एक्चुअल में आपने कहा कि 30,000 सैलरी होनी चाहिए, आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि 20,000 होनी चाहिए, तो मेरे को बीच का अगर एरर निकालना तो मैं दोनों को माइनस कर दूं तो वो क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई हैट, हैट वाला जो सिंबल होता है वो हमेशा प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो एरर है वो मेरा से एक पॉइंट के लिए है। ऐसे अगर मेरे को सारे पॉइंट्स के लिए निकालना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल पॉइंट, इससे पहले मैं क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर, सारे पॉइंट्स के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, समेशन आई गोज टू 1 to n। ठीक है। आई का मतलब है कि हर एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो एक्चुअल ऑल पॉइंट वाई आई माइनस प्रिडिक्टेड वाई आई हैट, और इन सब का मैं क्या कर रहा था वहां पे, हमने जब ऊपर एरर निकाला था हमने हर एक एरर का क्या किया था, स्क्वेयर कर दिया था। स्क्वेयर क्यों किया था, सो दैट की उसकी वैल्यू जो कैंसिल हो सके अगर नेगेटिव डिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हर एक को क्या कर देता हूँ यहाँ पे स्क्वेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो दिस इज अ इक्वेशन जो हमारी एरर की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पॉइंट एंड प्रिडिक्टेड पॉइंट। ठीक है। अब आपकी जो प्रिडिक्टेड लाइन है, जो आपके मॉडल ने लाइन प्रिडिक्ट करी, लाइन की इक्वेशन क्या है, यानी वाई हेड क्या है आपका, वाई हेड क्या है जो प्रिडिक्शन लाइन है आपकी, तो वाई हेड क्या है, एम एक्स प्लस सी, सॉरी बी, एम एक्स प्लस बी। ठीक है। ये आपकी प्रिडिक्शन लाइन है, क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इस एरर के रिस्पेक्ट में एम और बी की वैल्यू निकालनी है सो दैट कि हम इस अपने एरर को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। वी हैव टू फाइंड आउट, हमारा मेन मोटिव क्या था यहाँ पे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी हमारी, कि वी हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड बी सच दैट ई इज मिनिमाइज्ड। हमें इसका मतलब क्या है, इस वाले ई को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और इसी पे हमने एम और बी की वो वाली वैल्यू निकालनी है। अब इस वाली इक्वेशन से एम और बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे एम और बी तो दिख नहीं रहे। तो आपका जो आपका वाई हेट है यहाँ पे, वो आपकी क्या है, वाई हेट क्या आपकी प्रिडिक्शन लाइन है, प्रिडिक्शन लाइन की इक्वेशन वाई हेट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसकी जगह ये पुट कर रहा हूँ, तो यू विल गेट ई इज इक्वल टू समेशन आई गोज टू 1 to n वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या किया मैंने यहाँ पे। अगर हम फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका क्या मतलब होता है कि x के चेंज होने से y हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ से आपको m और b की वो वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी वैल्यू क्या होंगी, इस एरर को क्या कर देंगी, वो मिनिमाइज कर देंगी, है ना। यही निकालना है ना आपको यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है उसके लिए जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल है। अगर मैं इसको m और b के फॉर्म में लिखूँ यहाँ पे, तो क्या मतलब है इसका, कि एक बारी आप क्या कर रहे हो, m को चेंज कर रहे हो और b को कांस्टेंट रख रहे हो, तो y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक बारी y को कांस्टेंट रख के y को m को चेंज कर रहे हो तो y पे क्या फर्क पड़ेगा, और जब आप दोनों को ही चेंज कर रहे हो तब y पे क्या फर्क पड़ेगा। सो विल डिस्कस थ्री केसेस व्हेन b इज कांस्टेंट एंड m चेंज, m change. Second case, when m is constant, m is constant and b is change, या फिर m भी चेंज हो रहा है और b भी चेंज हो रहा है, तब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दीज थ्री केसेस। तो फर्स्ट, जब b कांस्टेंट है आपका, b कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, लेट से b आपका जीरो है, b की वैल्यू क्या है आपकी जीरो, b जीरो का क्या मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे आपके एक्सिस क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं, है ना। एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो बी जीरो होने का क्या मतलब है कि आपके पास कोई जो लाइन है वो आपके ओरिजिन से होके पास हो रही है,
B0 का मतलब क्या है कि सर्टेन लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, और आपके ये पॉइंट्स हैं, आपने ये लाइन ड्रॉ करी। B0 का मतलब क्या है कि आपके पास ये डेटा पॉइंट और आपकी लाइन ये वाली ड्रॉ की है। तो अगर आप इसका देखोगे डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब एरर जो रेट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमाइज्ड आएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन एरर रेट एंड द बी वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं बी वैल्यू और एरर रेट के बीच में वैल्यू ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, क्या ग्राफ आएगा बताओ। अगर बी की वैल्यू 0 है इसका मतलब बी कांस्टेंट है, तो एरर रेट आपके पास क्या आ रहा है, अगर लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर रखी है तो इस केस में आपके पास एरर मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल एरर आपके पास 50 आ जाता है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा अगर आपके पास बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर आपके पास, आप इस लाइन को इस ओरिजिन से ऐसे मूव कर देते हो, फॉर एग्जांपल अभी भी लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, अभी भी स्टिल वो बी ओरिजिन से पास हो रही है लेकिन वो अपने लाइन टिल्ड कर दी थोड़ी सी। अब जो एरर आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, अब वो एरर कम हो गया। इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे तो एरर और कम हो जाएगा, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे तो एरर बढ़ने लग जाएगा फिर से, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और ऐसे करोगे तो एरर और बढ़ने लग जाएगा। तो जब आप इसको कर्व को ड्रॉ करोगे तो ये एक पैराबोलिक कर्व बन जाएगा आपका, है ना। सेकंड केस देखो कि जब आप एम को कांस्टेंट रखते हो, व्हेन एम इज कांस्टेंट एंड बी इज वेरिएबल। अब आपके पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, नाउ यू आर मूविंग ग्राफ बिटवीन एम एंड ई। अब उसका एरर रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, जब आप एम को कांस्टेंट रख के बी के विद रिस्पेक्ट टू में आप क्या करते हो, मूव करते हो। बी का मतलब मूव करने का मतलब क्या है कि अब आप ये वाली जो लाइन है इसका जो पॉइंट है इसको आप हटा दे रहे हो लेकिन एंगल सेम रख रहे हो। एंगल सेम का मतलब क्या है, जो एम का जो एंगल बनेगा यहाँ से वो सेम बनेगा। इसका मतलब आप ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, है ना। तो अगर आपने लाइन पहली लाइन यहाँ ड्रॉ करी तो इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे क्या होगा, मैक्सिमाइज्ड होगा। तो जैसे जैसे अपनी लाइन को अपने पास लेके आओगे तो क्या होगा, वो एरर सबसे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब दोबारा से ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो दोबारा से एरर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि हमने एंगल इसका नहीं बदला है, एम को कांस्टेंट रखा है लेकिन बी को वेरिएबल बनाया है। तो इसको लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे लाइन आपके डेटा पॉइंट के पास आती जाएगी तो एरर कम होता जाएगा, लेकिन जब लाइन इनसे दूर जाती जाएगी तो एरर दोबारा से बढ़ता चला जाएगा। तो इनिशियली आपके पास ये लाइन थी, एरर मैक्सिमम था, वो जैसे जैसे पास आई आपके पॉइंट के एरर घटने लग गया, ठीक है। एरर घटा आपके पास, फिर जैसे वो पॉइंट से दूर गया तो एरर फिर दोबारा से बढ़ने लग गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अगेन अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर। बट अबाउट कि अब आप दोनों चीजें, अब आप एम को भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, एम इज ऑल्सो वेरिएबल एंड बी इज ऑल्सो वेरिएबल, तब एरर रेट क्या होगा, ठीक है। दिस इज लाइक अ 3D स्ट्रक्चर। अब आपके पास तीन एक्सिस है, एक आपके पास एरर रेट है, एक आपके पास बी है, एक आपके पास एम है। अभी हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे वो 2D प्लॉट कर रहे थे कि अगर एम और बी को बढ़ा रहे तो आपके पास क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास 3D प्लेन होगा तो देखो 3D के अंदर आपको कैसे दिखेगा कर्व, आई शो यू, यू विल सी। ये जो फंक्शन है यहाँ पे जे की फॉर्म में है, हम इसको ई की फॉर्म में लिख रहे हैं। हमारे पास जो थीटा नोट और थीटा वन है ये आपके हमारे क्या है, यहाँ पे एम और बी है। ये आपका एम और ये आपका क्या है, बी है। तो आपका जो 3D व्यू होगा वो इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे एक इसको इमेजिन करो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और ये आपकी खाई है, ठीक है। तो जब आपके पास एरर सबसे मैक्सिमम होगा तो आप इस समय यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और एरर मिनिमाइज कहाँ होगा, आपका इन पॉइंट्स के ऊपर। ये जो आपके बिल्कुल लास्ट पॉइंट देख रहे हैं आपका एरर यहाँ पे क्या होगा, सबसे मिनिमाइज होगा। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको पहुंचना यहाँ तक है, ठीक है। तो आपके पास दो पॉइंट है, एक तो मैक्सिमम पॉइंट है और एक आपके पास मिनिमम पॉइंट है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पता होगा, आई जस्ट टेक इट कि अगर ये हो जाए कट, ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको हम बुला रहे हैं अपने अकॉर्डिंग एम और बी। ये आपका एम और बी है, एरर इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। दिस इज योर ये रहा, जिसको हम ई को मिनिमाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम एंड बी, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, ये पॉइंट आपका एम है और ये आपका पॉइंट बी है। तो हम ये 3D व्यू देख रहे हैं अपने ग्राफ का, ये आपका बी है, ये आपका एम है और ये आपका एरर रेट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम एरर है, इसका मतलब यहाँ पे है,
और ये आपका क्या पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है ये आपके क्या है, मिनिमम पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे एरर है। तो आपका जो कर्व बन रहा था वो पैराबोलिक कर्व बन रहा था। इसका मतलब पैराबोलिक कर्व के अंदर का क्या मतलब है कि आपको बेसिकली इस पॉइंट को निकालना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे आपके पास एरर क्या सबसे मिनिमाइज्ड है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हमने विद रिस्पेक्ट टू ये किया था, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट था ये आपका मिनिमम पॉइंट था। यहाँ पे आपके पास जो एरर था वो क्या था, सबसे मिनिमम था। ये हमने दो को भी लेके चला था, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एम एंड बी दोनों का फंक्शन है। तो जब हम दोनों को चेंज करते हैं तब हमारा एरर कब मिनिमाइज होगा, तो इस पोजीशन पे हमारा एरर मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाली पोजीशंस निकालनी है जो हमारे मिनिमम पॉइंट है। ये आपका मिनिमम पॉइंट है, 3D ग्राफ के अंदर ये आपका मिनिमम पॉइंट है। तो वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। तो मैथ्स के अंदर आपने कंसेप्ट पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर हम उसका क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, एक डिफरेंशिएशन एंड उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, इक्वल टू जीरो। अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंशिएशन लेके उसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो वो उसका हम मिनिमा निकाल पाएंगे। तो दिस इज अ प्योर मैथमेटिक्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो किसी भी पॉइंट को अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट से उसका मिनिमम पॉइंट पे लेके आना है तो उसका क्या निकाल देते हो, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हो और उसको इक्वल टू जीरो रख देते हो, तो उसका मिनिमम पॉइंट आ जाता है। तो जब आपका मिनिमम पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तब आपके पास एम और बी क्या हो जाएंगे, सबसे वो वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू होंगी आपके पास। और अगर ये मिनिमम वैल्यू होंगी तो आपका एरर रेट भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये इसी को ही हमने अचीव करना था कि हमें वो लाइन खोजनी है जिसका जो एरर रेट है वो सबसे क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आवर एल्गोरिथम। लेट्स सी कि हम अब उसका मिनिमम पॉइंट कैसे निकाल पाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, व्हाट वाज आवर इक्वेशन, ई की इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी। सो आई जस्ट टेक दिस इक्वेशन और हम हमें इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम एंड बी। तो अगर मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मेरे को मिनिमा निकालना है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे, डायरेक्टली क्या कर देता है यहाँ पे, इसका अगर हमारे पास अभी एरर के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है एम और बी, अगर इसके अंदर एक ही फंक्शन होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका सिंपल क्या कर देते, डिफ्रेंशिएशन कर देते और उसको इक्वल के जीरो कर देते। इसका मतलब डी ऑफ ई बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल के इसको जीरो कर देते। तो इससे मेरे को मिनिमम पॉइंट मिल जाता है अपना। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें सिंगल वेरिएबल नहीं है, उसके अंदर दो वेरिएबल है, एम भी है और बी भी है। तो अब हम जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देयर इज अ टू टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन। एक होता है हमारे पास सिंपल डिफ्रेंशिएशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब आपके पास वेरिएबल सिंगल होता है, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के लिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल दो तीन चार वेरिएबल है, तो आप उसका क्या निकालते हो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास जो वेरिएबल है, हमारे पास ई के फॉर्म में दो वेरिएबल है, एरर रेट किस विद रिस्पेक्ट टू एम निकालना और एरर रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एम, इसको जीरो रख देंगे। और सेकंड निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको भी हम क्या कर रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम जीरो निकाल देंगे तो दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा, मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द मिनिमम पॉइंट। तो लेट्स सी कि हम दोनों के मिनिमम पॉइंट कैसे निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ई की इक्वेशन क्या थी, वाई माइनस एम एक्स आई, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का, दैट वाज आवर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ समेशन था आई गोज टू 1 to n। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का क्या निकाल रहा हूँ, डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का स्क्वेयर, ठीक है।
तो इसका डेरिवेटिव, दिस इज आवर चेन रूल। अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन के अंदर, तो चेन रूल में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है सबसे पहले, तो पावर आएगी और ये वाली टर्म सेम लिखी जाएगी, 2y माइनस एम एक्स आई माइनस बी। नाउ वी हैव डन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू बी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाई आई विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई आई विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अगर सिमिलर टर्म होती है तो आपका वन आ जाता है ना, अदरवाइज सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वन होगा आपका। तो ये माइनस टर्म के अंदर है तो इसका कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसको हमने जो डिफरेंशिएशन था उसको किसके इक्वल रखना है, इक्वल टू जीरो। तो दिस आर इक्वेशन, और मैंने इसको क्या रख दिया, इक्वल टू जीरो। इस माइनस को आगे ले आता हूँ मैं, माइनस टू, ये समेशन साथ में चल रहा है, ये चला लेना, आई गोज टू 1 to n summation I goes to 1 to n minus 2 yi minus mxi minus b is equal to 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से समेशन अंदर लेके जा रहा हूँ, हर एक टर्म के साथ समेशन ऐड कर दो। ये वाला जो 2 है ये इस वाले 0 से कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, तो आई नो डोंट टेक दिस, तो मैं इसको समेशन आगे लेके जा रहा हूँ। सो समेशन आई गोज टू 1 to n yi माइनस समेशन आई गोज टू 1 to n mxi माइनस समेशन आई गोज टू 1 to n bi। ठीक है, with respect to 0, right? Now I'll divide both side by n। n के आपके नंबर ऑफ रोज, आपके डेटा सेट के अंदर जितनी रोज हैं वो आपके नंबर ऑफ रोज हैं। मैं सारी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो यू विल गेट समेशन आई गोज टू 1 to n वाई आई डिवाइडेड बाई n माइनस आई गोज टू 1 to n एम एक्स आई डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन आई गोज टू 1 to n बी आई डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0 बाई n। ठीक है, तो अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये क्या है आपका, मीन कैसे निकालते हैं, किसी भी कैलकुलेशन का मीन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाई कॉलम है, इसके अंदर 5 6 7 ये पॉइंट है, इसका मीन कैसे निकालोगे, तो 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यही है ना आपके पास। अगर आपके पास ये y1 है, या आपके पास y2 है, या आपके पास y3 है, तो इसको कैसे लिख रहे हो आप, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको जर्नलाइज टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, yi + y2 + y3 एंड सो ऑन अप टू yn डिवाइडेड बाई n। और इसको जर्नलाइज टर्म लिखना तो समेशन आई गोज टू 1 to n वाई आई बाई n। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। तो ये आपकी सेम इक्वेशन यही है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है आपकी बेसिकली क्या है, वो आपका मीन है। तो दैट इज योर वाई बार। ठीक है, माइनस इसका मैं m बाहर निकाल लेता हूँ, तो दैट इज योर, ये क्या बनेगा आपके पास, ये वाली जो टर्म है ये क्या है आपके पास, x बार। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वाई बार माइनस m x बार माइनस ये वाली टर्म क्या है, बी आई का मतलब क्या है कि देर इज अ मल्टीपल बीज अवेलेबल। बी आई का मतलब है बी प्लस बी, b1 + b2 + b3 एंड सो ऑन अप टू bn। इसका मतलब ये क्या है, एन नंबर ऑफ बीज है यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस एन नंबर ऑफ बीज डिवाइडेड बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया, जीरो। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो विल टेक b ऑन द राइट हैंड साइड, तो यू विल गेट y बार माइनस एम एक्स बार इज इक्वल टू b। एंड इसको सिंप्लीफाइड वर्ड में क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो ये आपकी b की वैल्यू निकल के आ गई। देखो ये वाला जो b की वैल्यू है, हमने जो स्टार्टिंग में OLS मेथड किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके b के और डायरेक्टली m के फॉर्मूले वही हैं। तो विल सी कि हमने ये आपके पास OLS मेथड के अंदर मैंने डायरेक्टली इक्वेशन बताई थी कि b की इक्वेशन ये है। तो ये देखो b इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार, यही इक्वेशन मैंने फाइंड आउट की है अपने इस मेथड से, वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो दिस इज हाउ द स्लोप इज कैलकुलेटेड, ये आपका सॉरी इंटरसेप्ट। यस, ये हमने b निकाला, नाउ विल कैलकुलेट m।
हमने m का वैल्यू क्या निकाली थी ऊपर ओएलएस मेथड में, दैट इज m इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन m की थी। नाउ विल डिराइव दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास b आ गया, दिस इज अ b। तो नाउ अगेन विल कैलकुलेट m। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो नाउ कैलकुलेट m। सो नाउ मैं दोबारा से वही इक्वेशन पकड़ रहा हूँ अपनी, e इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू बी फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू m, और उसको हमने क्या कर दिया इक्वल टू 0। अब हमें ये निकालना है। तो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, क्या थी आपके पास, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी आई का स्क्वायर समेशन आई गोज टू 1 टू n, ठीक है। अब हमने यहाँ से b निकाल लिया, बट इज द b इक्वेशन, b हमारे पास क्या है ये वाला। तो आई पुट हेयर b, मैं यहाँ पे b पुट कर रहा हूँ, तो यू विल गेट e इज इक्वल टू, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, e इज इक्वल टू समेशन आई गोज टू 1 टू n वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी आई, बी कैप का वाई, वाई बार माइनस एम एक्स बार, इसका मतलब वाई बार आई माइनस एम एक्स बार, एम एक्स बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो नाउ विल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने। यहाँ से अगेन अप्लाई द चेन रूल, चेन रूल में पहले ये आगे आ जाएगा, मैं समेशन बाहर लिख रहा हूँ, आई गोज टू 1 टू n, ठीक है। तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज, वाई आई माइनस, मैं इस y को कैपिटल लिख लेता हूँ सो दैट की वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई आई का बार प्लस एम एक्स आई का बार, ठीक है। नाउ विल डू द डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू m, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या आएगी, माइनस एक्स आई, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये विद रिस्पेक्ट टू m क्या आएगा, एक्स आई प्लस एक्स बार का आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले का बाहर, इसका माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, तो यू विल गेट -2 वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई आई का बार प्लस एम एक्स आई एक्स आई माइनस एक्स आई बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो ना, ये वाला 2 आपके 0 से कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, तो आई डिलीट दिस वन। नाउ आई रीअरेंज, ये इस वाली इक्वेशन को मैं अंदर ही रीअरेंज कर रहा हूँ, तो इसको कैसे लिख रहा हूँ, वाई आई माइनस वाई आई बार माइनस, एम कॉमन है दोनों में, तो एम निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो एक्स आई माइनस एक्स आई का बार, और बाहर ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स आई का बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस वाली टर्म को अंदर लेके जा रहा हूँ और दोनों से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यू विल गेट वाई आई माइनस वाई आई बार एक्स आई माइनस एक्स आई बार माइनस एम, ये दोनों टर्म कॉमन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं आउटसाइड लेके जा रहा हूँ, तो यू विल गेट वाई आई माइनस वाई आई बार एक्स आई माइनस, ये एक्स कैपिटल और स्मॉल सेम है, कई जगह मैंने स्मॉल लिख दिया, कहीं कैपिटल लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना, एक्स आई बार इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो एम एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो यू विल गेट एम इज इक्वल टू, एम क्या आ जाएगा, ये आपके नीचे आ जाएगा, तो वाई आई माइनस वाई आई बार और एक्स आई माइनस एक्स आई बार डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर,
और बाहर क्या चल रहा है, समेशन आई गोज टू 1 to n, समेशन आई गोज टू 1 to n, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट ऑफ m। देखो ये वही वाली इक्वेशन है जो हमने ऊपर m निकाला था। यस, ये एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सेम डिटो वही इक्वेशन है। आई विश कि मैं यहाँ पे इसको कट कर। देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम वही है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो दिस टू टर्म्स आर इक्वल। ये दोनों टर्म्स क्या हैं? पेन कहाँ चले गए? पेन कहाँ से आए थे? पेन वाला ऑप्शन ही खराब हो गया। दिख रहा है किसी को कहीं से पेन कहाँ से आया था वो? चलो एनी हाउ, ये समझ में आ गया सबको? तो जो हमने यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकाली है ये वही वाली स्लोप है जो ओएलएस मेथड यूज कर रहा है आपका। तो जो बैकग्राउंड में आपका ओएलएस मेथड चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है, वो कैसे आपके मिनिमम पॉइंट तक पहुंच रहा है। नाउ दिस इक्वेशन विल टेल द मिनिमम पॉइंट ऑफ एम एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ बी। तो ये इस दोनों इक्वेशन से हम वो वाले एम और बी निकाल पाए जो हम अपने एरर के लिए मिनिमाइज पॉइंट ढूंढ रहे थे स्टार्टिंग से, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी यहाँ पे। कहाँ थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस, कि हमें एम और बी ऐसे चाहिए सच दैट कि हम ई को मिनिमाइज कर पाए। तो हमने ई को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, उसका डिफरेंशिएशन लेके उसको जीरो को इक्वल रख दिया और उसको उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एम एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको मिनिमम पॉइंट निकालना हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन लेके उसको जीरो के बराबर रख दोगे तो उसका वो मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम एंड बी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको? ओएलएस मेथड क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है सबको? ठीक है, कैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम बेस्ट फिट लाइन निकाल पा रहे हैं। तो अब अगर आपके पास एम और बी आ गया है इस इक्वेशन से, तो एम की कुछ वैल्यू होगी, बी की कुछ वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू को आपको सिंपली अपनी इक्वेशन में पुट करना है, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी वाले में, इस वाले के अंदर। आपको अब एम पता लग गया, आपको बी पता लग गया, एक्स आपके पास है और वाई आपको प्रिडिक्ट करना है। तो आपके जो प्रिडिक्शन सैलरी है वो अब डिपेंड करती है एम और बी पे, और एम और बी हम निकाल चुके हैं यहाँ से। एक्स हमें पता है, एक्स हमें पर इनपुट कॉलम होगा जो एक्सपीरियंस आपको देना है, उसके बेस पे आप वाई यानी कि सैलरी प्रिडिक्ट कर सकते हो। So this is a simple OLS method to predict the salary of an employee with respect to the simple linear regression algorithm, जहाँ पे आपके पास एक इनपुट कॉलम होगा और एक ही क्या होगा आपके पास आउटपुट कॉलम होगा। ठीक है, आई एम श्योर क्लियर है सबको ये? चलो, तो एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड था ग्रेडियंट डिसेंट वाला वो हम कल करेंगे। आज हमने सिर्फ यहाँ तक अपना
कौन सा किया है हमने? सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने सिर्फ अभी क्या किया है, ओएलएस मेथड को किया है। हमने कहाँ लिखा था? ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास, दैट इज योर ग्रेडियंट डिसेंट, वो हम कल करेंगे उसको। ठीक है, तो चलो एक बारी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। सो आई जस्ट ओपन माय जुपिटर नोटबुक। ओके, इसका एक छोटा सा डमी सेट बनाया है। ठीक है, एम्प्लॉय का ही है वो, डेटा सैलरी और वो बोला। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये रहा, आई जस्ट कॉपी पेस्ट हियर। एक न्यू नोटबुक ले रहे हैं यहाँ से। नाउ विल डू द प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, देखो कैसे करनी है वो। सबसे पहले आपको अपने डेटा सेट को क्या करना है, अपलोड कर लेना है। तो विल इंपोर्ट सर्टेन लाइब्रेरीज, इंपोर्ट pandas एस पी डी। तो एक डेटा सेट बना रहा हूँ मैं, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, एंड विल गिव द फाइल नेम linear regression. You will see this is the data। ठीक है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको क्या प्रिडिक्ट करनी है, सैलरी प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, तो अब आप जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करोगे वो साइकिट लाइन लाइब्रेरी से करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वहां से साइकिट लाइन लाइब्रेरी से आप sklearn डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, यहाँ से आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको। दिस इज सेम लाइक जैसे हमने के एन एन इम्प्यूटर्स वगैरह किए थे, हमने वहाँ पे के एन एन इम्पोर्टर इंपोर्ट किया था। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, यस, यहाँ से इंपोर्ट हो गया हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बेसिकली अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी डेटा सेट अवेलेबल होगा उसके ऊपर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारेंगे। हमने पढ़ रखा है ये कि जो हम कुछ डेटा हम अपने पूरे ट्रेनिंग, हमने पूरे डेटा का हम कुछ पार्ट हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं और कुछ पार्ट हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो विल सी कि हम आपका जो मॉडल जिसको हम ट्रेन करेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम ट्रेनिंग डेटा पे करेंगे, और उसी मॉडल को फिर हम चेक करेंगे प्रिडिक्शन के लिए टेस्टिंग डेटा के ऊपर। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट मारने के लिए हम एक scikit-learn लाइब्रेरी से एक फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, क्लास इंपोर्ट करते हैं, दैट इज योर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलते हैं इसको। तो उसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, अगेन sklearn लाइब्रेरी से आप यूज करोगे, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट,
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्लास क्या करती है, आपको आपके ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट मार देगी, ट्रेनिंग डेटा के अंदर और टेस्टिंग डेटा के अंदर। ठीक है, तो व्हेन यू हैव टू बी डू दिस, एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करते हैं टू जस्ट चेक द कि आपका डेटा लीनियर है या नहीं है। तो उसके लिए हम मैटप्लोट्लिब डाउनलोड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट pyplot एस पी एल टी, विल लर्न ऑल दिस लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन की सबसे बेसिक एल्गोरिथम क्या स्टेप्स कहता है कि जिसके ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम लगा दो, सबसे पहले उसकी लीनियरिटी चेक करोगे, डेटा लीनियर है या नहीं है आपके पास। तो डेटा दोनों कॉलम्स के लिए हम चेक कर लेते हैं, हम एक स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं यहाँ पे, पी एल टी डॉट स्कैटर। स्कैटर प्लॉट के अंदर आप क्या पास करते हो, दोनों कॉलम्स, डीएफ के अंदर पहला कॉलम आपका क्या है, एक्सपीरियंस, और सेकंड कॉलम क्या है आपका, सैलरी। ठीक है, विल चेक इसके बीच में, ओके ठीक है, यू विल सी कि जो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं वो एक लीनियर रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। दैट इज नॉट अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, बट यस इट इज ऑलमोस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप। तो आप सबसे पहले डेटा चेक करते हैं कि आपका जो डेटा है, इनपुट डेटा, वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। अगर आपके पास लीनियर डेटा नहीं होगा तो आप उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम नहीं लगाओगे। तो दिस इज अ फर्स्ट चेक पॉइंट। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया कि आपका डेटा लीनियर, तो यू कैन अप्लाई अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल डायरेक्टली। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने एक्स कॉलम यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट कॉलम है और आपका डिपेंडेंट कॉलम है, उसको आप अलग अलग कर रहे हो। ठीक है, आपके पास ये जो इंडिपेंडेंट कॉलम और आपका सैलरी का डिपेंडेंट कॉलम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स और वाई दो वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉलम को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस, और वाई वाले के अंदर क्या है, सैलरी। ठीक है, सैलरी स्पेलिंग यही है। यस, सो व्हेन यू सी योर एक्स, तो दिस योर एक्स, ये आपका अलग हो गया, और वाई आपका क्या होगा, अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपके वाई वाला आउटपुट कॉलम है, ये आपका एक्स वाला आउटपुट कॉलम है। सो नाउ अब इसके ऊपर क्या करते हो, अब अपने डेटा को क्या करना है, आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो आपने जो यहाँ पे क्लास इंपोर्ट की थी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो जो डेटा आपके पास ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा, उसके लिए हम वेरिएबल्स बना लेते हैं कि कितना आपका डेटा ट्रेनिंग में यूज़ होगा और कितना आपका टेस्टिंग में यूज़ होगा। तो हम वेरिएबल बना रहे हैं एक्स ट्रेन करके, जिसके अंदर आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा, जिस वेरिएबल के अंदर एक्स टेस्ट करके, जिसके अंदर आपके पास टेस्टिंग डेटा आएगा। इसी तरह से आउटपुट कॉलम के लिए आपके पास वाई ट्रेनिंग में डेटा आएगा और वाई टेस्टिंग में डेटा आएगा। ठीक है, तो ये चार वेरिएबल बना लिए हमने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा अपने डेटा के ऊपर। वो किस हिसाब से मारना है वो हम यहाँ पे पैरामीटर में पास करते हैं। अब किसके ऊपर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारना है, अपने एक्स और वाई कॉलम के ऊपर, तो हम यहाँ पे एज ए इनपुट भेज देते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, और
साथ में हम इसके अंदर क्या देते हैं, देयर इज एन पैरामीटर टेस्ट साइज। टेस्ट साइज का मतलब क्या है कि आपको कितना डेटा टेस्टिंग में देना है, वो आप यहाँ पे उसका साइज बताते हो। तो 0.2, इसका मतलब 20% डेटा आपको टेस्टिंग के लिए यूज करना है और 80% डेटा आपको ट्रेनिंग में यूज करना है। ठीक है, तो देर इज अनदर एट्रीब्यूट एज अ रैंडम स्टेट करके एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। रैंडम स्टेट का मतलब क्या है कि आप अपने जब डेटा को यूज कर रहे हो एज अ ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में, तो उसके डेटा के अंदर बायसनेस ना आए, तो उसको रैंडमली शफल करता है। तो वो कितनी बार शफल करेगा वो वैल्यू आप यहाँ पे देते हो। ठीक है, तो 42 एक जेनेरिक वैल्यू होती है। इसके बाद आपके पास शफलिंग के अंदर जो डेटा होता है वो आपके पास ज़्यादा शफल नहीं होता, 42 तक मैक्सिमम शफल होता है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम शफल डेटा यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो वेन यू रन दिस कोड, अब आपके पास आपका डेटा स्प्लिट हो चुका है ट्रेन टेस्ट के अंदर। बस अब आपको क्या करना है, मॉडल को कॉल करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कॉल करोगे। कॉल करने से पहले क्या बनाओगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे हम इम्प्यूटर्स में बनाते थे। फॉर एग्जांपल मैंने एल आर करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अपने मॉडल को क्या किया, कॉल किया। इस मॉडल पे आपको क्या करना है, अपने ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है बाय यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो मॉडल में जब आप ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एल आर डॉट फिट फिट फंक्शन, दैट इज योर फिट फंक्शन। ठीक है, एल आर आपका इस मॉडल का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू आपने फिट फंक्शन से क्या होता है, फिट फंक्शन यूज होता है आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो किसके ऊपर आपको ट्रेन करना है, वो डेटा आपके अंदर कहाँ है, एक्स ट्रेन के अंदर है और वाई ट्रेन के अंदर है। वाई आपका आउटपुट कॉलम है और एक्स आपका क्या है, इनपुट कॉलम है। तो व्हेन यू रन दिस कोड, टी आर ए, तो देखो आपका मॉडल यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड हो गया। ठीक है, जब आपको मॉडल ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगी। ठीक है, सो नाउ अब मॉडल आपका ट्रेंड है, नाउ यू विल डू द प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करने के लिए आप यूज करते हो, देर इज अ फंक्शन एज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट इज द फंक्शन नेम। अब प्रिडिक्शन किस पे करनी है आपको, टेस्टिंग वाले डेटा के ऊपर। अब आपको देखना है कि जो आपने जिस पे मॉडल ट्रेंड हुआ है और आपका जो टेस्टिंग वाला डेटा है, ठीक है, वो जो डेटा है आपके पास, देखो पहले यहाँ पे टेस्टिंग डेटा कितना है आपका, इफ यू वांट टू सी, ये आपके पास टेस्ट डेटा है। इसका मतलब पूरी रोज के अंदर उसने क्या किया, 20% डेटा को बचा लिया अपने पास, जिसको वो टेस्टिंग के लिए यूज करेगा। इसका मतलब ये वाला सारा आपका टेस्ट डेटा है। अब आपको जो प्रिडिक्शन करनी है वो आपको टेस्ट डेटा के ऊपर करनी है। तो यू विल सी कि आपके पास चार वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, किसके बेस पे, आपके प्रिडिक्शन के बेस पे जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट की है। अब वो जो चारों वैल्यू है जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट की है और जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, वो उस पर देखेंगे कि कितना आपका वैल्यू मैच कर रही है। तो व्हेन यू रन दिस कोड यू विल सी कि आपको चार वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई है ना। तो आपके यहाँ पे 4.37 एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी प्रिडिक्ट होनी थी, आपके 4.37 पे। ये आपका इंडेक्स नंबर कौन सा है, यानी कि जीरो थ्रो के अंदर है ये। जीरो थ्रो का मतलब है आपके ओरिजिनल डेटा में सैलरी आपके मॉडल में जो गिवन थी वो 71,184 थी, और आपके मॉडल ने कितनी प्रिडिक्ट की है, आपके मॉडल ने ये सैलरी प्रिडिक्ट की है 72,229 रुपये। इसका मतलब बहुत क्लोज है, इसका मतलब जो मॉडल की प्रिडिक्शन है दैट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, अब आप इसके अंदर से हमने बेसिकली अपनी जो लाइन इक्वेशन थी वो क्या इक्वेशन थी, द लाइन इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, है ना। तो जब आपने मॉडल अप्लाई किया तो आपने क्या निकाला, उससे m और b की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आप अपना m क्या था, आपका स्लोप था, और आपका ये क्या था, b क्या था, आपका इंटरसेप्ट था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी m और b की वैल्यू देखनी हो कि आपके मॉडल से कितनी निकली है, जो आपके मॉडल में बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ हुई है, तो कैसे देखोगे, तो आपका मॉडल का ऑब्जेक्ट एल आर डॉट ओ ई एफ अंडरस्कोर, दिट इज अ फंक्शन यूज फॉर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। ये आपके कोफिशिएंट की वैल्यू है। इसी तरह से अगर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू देखनी है तो एल आर डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, सो दिस इज योर इंटरसेप्ट वैल्यू। अब आपके पास दोनों वैल्यू हैं आपके पास, तो अब आप इजीली क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर सकते हो। ठीक है, देखो एम एक्स प्लस सी वाला कौन सा है, अब आपको प्रिडिक्ट करना था, आपका टेस्टिंग डेटा क्या था, ये वाला।
आपके पास 4.37 का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, एम्प्लॉय की सैलरी। तो आपके मॉडल ने कितनी सैलरी प्रिडिक्ट करके दी, इसकी 72,029 थी। देखो आपको ये हो कैसे रही है, आपको सैलरी प्रिडिक्ट करनी है भाई, ठीक है। अब आपके पास एम की वैल्यू आ चुकी है, एम की वैल्यू की आपके पास दिस वन, आई जस्ट कॉपी इट, कंट्रोल सी, मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स के आपके पास इनपुट कॉलम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो, 4.37 वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे की, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी। सी के आपके पास इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये वाली है आपकी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। तो जो आप इसको कैलकुलेट करोगे इस वैल्यू को, देखो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ। देखो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, ये जब आप इसको पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर 7229.80। और यही आपके मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया था, 722980। सो दिस इज हाउ द प्रिडिक्शन इज टू बी डन इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या निकाला, मॉडल ट्रेन करके आपने एम और सी, सी लगा लो या बी निकाल लो, उसमें कंफ्यूज ना होना, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को खोज लेते हो, और इसने लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने एम और बी कैलकुलेट करने के लिए ओएलएस मेथड का यूज किया, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एम और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, जो हमने निकाली थी। ये आपका एम आया था, ये रहा आपका, दैट वाज योर एम। ये आपका एम की वैल्यू, ये फॉर्मूला था और बी का फॉर्मूला ये था, तो यही इसी फॉर्मूले से आपका साइकिल लाइन लाइब्रेरी के अंदर ये जो मॉडल है वो यही यूज कर रहा है आपकी इंटरसेप्ट एम और बी को कैलकुलेट करने के लिए। सो कैलकुलेशन के बाद उसने एम और बी की वैल्यू रिटर्न करी, इस वैल्यू का यूज करके अब आप किसी भी पर्सन की सैलरी को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द मशीन लर्निंग मॉडल गोना वर्क।